इस वीडियो में चैप्टर 16 और 17 की बात करेंगे। चैप्टर 16 इनकम बॉन्ड्स एंड गारंटेड सिक्योरिटीज। तो पहले इनकम बॉन्ड्स पे आते हैं। तो इनकम बॉन्ड्स स्ट्रेट बॉन्ड और प्रेफर्ड स्टॉक के बीच का होता है। इनकी बहुत ही लंबी मैच्योरिटी होती है, जिसकी वजह से रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। और जो इंटरेस्ट पेमेंट होती है इनकम बॉन्ड्स पे, वो डिस्क्रेशनरी होती हैं। मतलब अगर डायरेक्टर्स का मन हुआ तो पे कर देंगे, नहीं हुआ तो नहीं करेंगे। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स होती हैं इनकी इनकम बॉन्ड्स की, वो प्रेफर्ड स्टॉक से ऊपर होती हैं। मतलब ये प्रेफर्ड स्टॉक से सीनियर सिक्योरिटी है। और ये सिक्योरिटी ज़्यादातर कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन के टाइम पे इशू की जाती हैं। तो इसलिए ये वो कंपनीज ही इशू करती हैं जिनकी सेकेंडरी क्रेडिट रेटिंग हो, मतलब जिनकी बढ़िया क्रेडिट रेटिंग नहीं होती। तो मतलब उन कंपनीज को खुद पे डाउट है कि हमारी अर्निंग्स शायद इतनी अच्छी नहीं हो पाएंगी, तभी वो ये सिक्योरिटीज इशू करती हैं, ताकि हम बाद में इंटरेस्ट पेमेंट सस्पेंड भी कर सकें। और ऑथर बोलते हैं कि फ्यूचर में इनकम बॉन्ड्स की इशू इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि ये जो इनकम बॉन्ड्स होते हैं टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। तो कंपनीज क्या कर सकती हैं, प्रेफर्ड स्टॉक्स को रिप्लेस कर सकती हैं इनकम बॉन्ड से, क्योंकि प्रेफर्ड स्टॉक पे भी डिस्क्रेशनरी डिविडेंड है और इसमें भी डिस्क्रेशनरी इंटरेस्ट पेमेंट है, मतलब कभी भी सस्पेंड कर सकते हैं। लेकिन इनकम बॉन्ड पे हमें टैक्स बेनिफिट भी मिलेंगे और प्रेफर्ड स्टॉक पे नहीं मिलेंगे। तो इनकम बॉन्ड्स को एनालाइज करने की सेम टेक्निक है वही जो प्रेफर्ड स्टॉक को एनालाइज करने की टेक्निक है। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल सेम है वही जो प्रेफर्ड स्टॉक के लिए चाहिए। अब आ जाओ गारंटेड इश्यूज पे। गारंटेड इश्यूज क्या होते हैं, जैसे मान लो मेरी कंपनी है, मैंने आपको बॉन्ड इशू किए, ठीक है, और उन बॉन्ड्स पे गारंटी कोई थर्ड पार्टी दे रही है कि अगर मैं डिफॉल्ट कर गया तो वो थर्ड पार्टी पेमेंट करेगी। ये गारंटेड सिक्योरिटीज होती हैं। तो जो इनएक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर होते हैं उनको लगता है कि गारंटेड लिखा हुआ है, तो उनको लगता है कि इसकी पॉजिटिव एश्योरेंस ही होगी सेफ्टी की, जबकि सच बात यह है कि गारंटी की वैल्यू जो कंपनी गारंटी दे रही है उस पर डिपेंड करता है। अगर गारंटी देने वाली कंपनी का पल्ला ही कुछ नहीं है तो गारंटी की वैल्यू क्या रहेगी फिर। और फिर कोर्ट्स भी कुछ नहीं कर सकते आपकी गारंटी एनफोर्स करने के लिए, क्योंकि कंपनी के पास है ही नहीं कुछ, कहां से दे देगी आपको। तो गारंटी की वैल्यू जो कंपनी गारंटी दे रही है, जिसे गारंटर बोलते हैं, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन पे डिपेंड करेगी। और दो तरह की गारंटी हो सकती है कि सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट पे गारंटी दे रही है कंपनी, या फिर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पेमेंट्स दोनों पे गारंटी दे रही है कंपनी। फिर और बात करते हैं कि जॉइंट एंड सेवरल गारंटीज भी होती हैं। इसमें क्या होता है, एक से ज्यादा कंपनी गारंटी देती है सेम इशू के ऊपर। मतलब बॉन्ड एक ही है लेकिन 4-5 कंपनियां गारंटी दे रही हैं कि अगर जिस कंपनी का वो बॉन्ड है वो नहीं पे कर पाया तो हम पे करेंगे। इसमें ऐसा होता है जैसे 4-5 कंपनियां हैं, वो आपस में अलग अलग बॉन्ड इशू करेंगी। एक ने 1 मिलियन के कर दिए, एक ने 2 के, एक ने 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन, अलग अलग कर दिए सबने, ठीक है। तो अब इनमें गारंटी ये जॉइंट वाली ऐसे हो सकती है कि कोई भी एक कंपनी डिफॉल्ट करेगी तो जो बाकी की 4 कंपनीज बचगी वो उसकी पेमेंट्स करेंगी पूरी की पूरी। तो ऑथर बोलते हैं ये बहुत ही बढ़िया चीज है इन्वेस्टर्स के लिए, वही एक से भले दो। जैसे कि ऑथर एग्जांपल देते हैं, 12 रेल रोड कंपनीज थी, उन्होंने बॉन्ड्स इशू किए हुए थे और एक दूसरे के बॉन्ड्स पे गारंटी दे रहे थे वो। और उन 12 कंपनीज में से 3 कंपनीज बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनीज थी। तो मतलब अगर कोई भी रेल रोड डिफॉल्ट कर गई अपनी जो उसने बॉन्ड्स इशू किया हुआ है उनकी पेमेंट्स पे, तो बाकी 11 उसके बॉन्ड्स की पेमेंट करेंगे। और चाहे 11 कंपनीज भी फेल कर गई ना, तो जो बाकी एक कंपनी बच गई है तो वो उसके उन 11 की 11 कंपनीज के इंटरेस्ट पेमेंट करेगी। जबकि जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने इस चीज की इंपॉर्टेंस रियलाइज नहीं की, क्योंकि इन्वेस्टर्स सिंपल वाले इश्यूज के लिए भी उतने ही पैसे दे रहे थे खरीदने के लिए, और गारंटेड सिक्योरिटीज खरीदने के लिए भी सेम पैसे दे रहे थे, जबकि गारंटेड सिक्योरिटीज ज्यादा बेनिफिशियल थी। फिर एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं ऑथर, फेडरल लैंड बैंक बॉन्ड्स वर्सेस जॉइंट स्टॉक लैंड बैंक्स। तो जो ये फेडरल लैंड बैंक बॉन्ड्स थे, ये 12 अलग अलग बैंक्स की ऑब्लिगेशंस थी, लेकिन इनकी गारंटीज जॉइंट थी। मतलब एक बैंक डिफॉल्ट करेगा तो बाकी 11 गारंटी कर रहे हैं कि हम पे करेंगे फिर। और जो दूसरा था जॉइंट स्टॉक लैंड बैंक्स, वो एक ग्रुप था बैंक्स का, उनकी अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस थी और लेकिन दूसरे कवर नहीं कर रहे थे उसको। तो नाम तो इसका जॉइंट स्टॉक लैंड बैंक्स था क्योंकि ये ग्रुप था बैंक्स का। इस नाम से आप ये मत सोचने लग जाएं कि ये जॉइंट गारंटी दे रहे हैं, बल्कि पता करने की कोशिश करें कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है, जॉइंट गारंटी है या नहीं है। सिर्फ नाम जॉइंट होने से जॉइंट गारंटी नहीं हो जाती। तो इस तरह से भी बेवकूफियां कर देते हैं इन्वेस्टर्स। तो इसमें वही फेडरल लैंड बैंक बॉन्ड्स ज्यादा बेहतर थे क्योंकि उसमें जॉइंट गारंटी थी। तो अब इसके 3 सिनेरियो हो सकते हैं। जो गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू किए थे फार्म लोन के लिए, तो अगर वो पूरा सिस्टम सक्सेसफुल हो जाता गवर्नमेंट का, तब तो गारंटी यूजलेस थी, क्योंकि हर एक कंपनी के पास अच्छे खासे पैसे होते अपनी अपनी जो बॉन्ड इशू
ऑब्लिगेशंस हैं उनको सेटिस्फाई करने के। और अगर सारा सिस्टम फेल हो जाता तब भी गारंटी यूजलेस हो जाती, क्योंकि एक बैंक डिफॉल्ट होगा तो सारे डिफॉल्ट हो गए, क्योंकि पूरा सिस्टम ही डिफॉल्ट हो गया तो फिर से गारंटी यूजलेस है। लेकिन अगर बीच में होता है कि कुछ सक्सेसफुल हो जाते हैं और कुछ नहीं होते, तब ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है गारंटी। वो कब हो सकता है कि कुछ सक्सेसफुल हो गए कुछ नहीं हुए, कि जैसे आपने फार्मलैंड पे लोन दिए हुए हैं तो कुछ जगह पे फसलें अच्छी हुई और कुछ जगह पे फसलें बेकार हुई, और जहाँ पे बेकार हुई वो लोकली है, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड, पूरी जगह नहीं फैला हुआ वो, जैसे पुराने केसेस में है पूरा ही पास या पूरा ही फेल, तो तब इस गारंटी का बहुत फायदा है। इस चैप्टर में इतना ही। चैप्टर 17 गारंटेड सिक्योरिटीज कॉन्टिन्यूड। तो इसमें 4 अलग तरह की सिक्योरिटीज की बात होगी। पहली, गारंटेड रियल एस्टेट मॉर्गेजेस एंड मॉर्गेज बॉन्ड्स। तो इसमें क्या है, जो कंपनीज रियल एस्टेट मॉर्गेज इशू करती थी या बॉन्ड्स इशू करती थी, उन पे इंडिपेंडेंट श्योरिटी कंपनी प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया करती थी, गारंटी देती थी, लेकिन उसके बदले में वो फीस मांगते थे एक, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज प्रीमियम मांगती हैं और अगर डिफॉल्ट हो गया तो वो पेमेंट करती हैं, तो वैसे ही सेम यहाँ पे था। तो स्टार्टिंग में तो जो ये अपना रियल एस्टेट बिजनेस था वो कंजर्वेटिवली फिनेंस था, लेकिन जब वो न्यू एरा डेवलप हुआ ना, जिसमें बड़ी भारी ग्रोथ हुई रियल एस्टेट बिजनेस की, तो इन्वेस्टर्स लापरवाह हो गए और वो बेकार बॉन्ड इशू भी खरीदने लग गए, और जो श्योरिटी कंपनीज थी वो भी ऐसे ही करने लगी, वो भी बेकार बॉन्ड्स पे गारंटी देने लगी। तो फिर बाद में पूरा सिस्टम फेल हो गया, और ऐसे ही 2008 क्राइसिस में भी हुआ था। अब दूसरे टाइप की सिक्योरिटी पे आ जाओ, लीज होल्ड ऑब्लिगेशंस इक्विवेलेंट टू गारंटीज। तो इसमें क्या होता है, एक कंपनी ना अपनी प्रॉपर्टी लीज पे दे देती है दूसरी कंपनी को, और बदले में रेंटल पेमेंट्स मांगती है, जो कि जो पहले वाली कंपनी है जिसने अपनी प्रॉपर्टी लीज किया है उसके इंटरेस्ट और डिविडेंड पेमेंट्स के इक्वल होती है। तो ये भी एक तरह से दूसरी कंपनी से आप गारंटी मांग रहे हो अपना सामान लीज पे देके। तो इसमें क्या होता है, जो गारंटर होता है, जो गारंटी देता है, उसने जिन पे गारंटी दी होती है, जो गारंटेड इश्यूज होते हैं, वो कई बार अंडर वैल्यूड होते हैं उसी गारंटी देने वाली कंपनी की बाकी सिक्योरिटीज के मुकाबले, तो लोग स्विच कर सकते हैं, दूसरी सिक्योरिटीज बेच के गारंटीड सिक्योरिटीज खरीद लो। उनकी सेफ्टी सेम ही होगी, लेकिन आपकी लो यील्ड से हाई यील्ड में बदल जाएगी, क्योंकि वो अंडर वैल्यूड थी। नंबर 3, इंक्लूजन ऑफ गारंटीज एंड रेंटल्स इन द कैलकुलेशन ऑफ फिक्स चार्जेस। तो सारी ऑब्लिगेशंस जो भी बॉन्ड इंटरेस्ट के इक्विवेलेंट हैं, वो सारी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालते वक्त आपको यूज करनी पड़ेंगी डिनोमिनेटर में, क्योंकि कई बार क्या होता है, मान लो कंपनी ने बिल्डिंग खरीदी है कोई, और वो बिल्डिंग खरीदी कैसे है, पैसा कैसे है, बॉन्ड इशू करके है, तो उन बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट पेमेंट्स जाएंगी, तो ये तो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में आ जाता है। लेकिन अगर कंपनी ने लीज पे ली हुई है बिल्डिंग, तो वो वाली ऑब्लिगेशन नहीं आती इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट पे। तो इससे क्या होगा, आपको लगेगा कि कंपनी ज्यादा साउंड है, जितनी वो एक्चुअली है भी नहीं, क्योंकि उसने अपनी ऑब्लिगेशंस डिस्क्लोज नहीं की हुई इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में। जबकि एक्चुअल में क्या है, जो पहले वाला केस हमने कंसीडर किया था जिसमें बिल्डिंग हमने बॉन्ड इशू करके खरीदी थी, और ये लीज वाला, जबकि इन दोनों में बर्डन सेम है कंपनी पे। ये ऑथर पुराने जमाने की बात कर रहे हैं, आजकल तो लीज की जो ऑब्लिगेशंस होती हैं उनका भी एक लाइबिलिटी क्रिएट करनी पड़ती है बैलेंस शीट पे, तो मुझे लगता है आजकल तो ये प्रॉब्लम नहीं है। और ऑथर ये बोलते हैं कि ये ऑब्लिगेशंस कंसीडर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार क्या होता है, फंडेड डेट नहीं होता, सिर्फ प्रेफर्ड स्टॉक होती है, और लेकिन कंपनी के पास लीजेस होती हैं, तो आपको लगेगा कि जो प्रेफर्ड डिविडेंड है ना, उसकी कवरेज रेशियो काफी ज्यादा है, जितनी उसकी एक्चुअली है भी नहीं, क्योंकि हम लीजेस ऐड नहीं कर रहे हैं ना प्रेफर्ड डिविडेंड में। तो ऑथर बोलते हैं इनका एनालिसिस कैसे करना है। अगर आप रेंट्स पेड प्लस बॉन्ड इंटरेस्ट ऐड कर रहे हैं और फिर कवरेज रेशियो, मिनिमम कवरेज रेशियो को सेटिस्फाई कर रही है, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं कर रही तो आप थोड़े लीनियंट हो सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, 1/3 ऑफ रेंट पेड प्लस बॉन्ड इंटरेस्ट, इसको डिनोमिनेटर में रख सकते हैं और फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकाल सकते हैं। और लेकिन अगर रिटेल एस्टेब्लिशमेंट है वो, तो पहले तो आप यही करें, 1/3 रेंट प्लस बॉन्ड इंटरेस्ट और फिर कवरेज रेशियो निकाल लें। लेकिन इसमें आप मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या कर सकते हो, 3 से 2 कर सकते हो। जैसे हमने बोला था कि बॉन्ड्स के लिए 3 चाहिए मिनिमम रिक्वायरमेंट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की इंडस्ट्रियल के केस में, तो वो हम 2 कर रहे हैं रिड्यूस इसमें। और प्रेफर्ड स्टॉक एनालाइज कर रहे हो अगर आप रिटेल में ही, तो उसकी हमने कहा था कि 4 होनी चाहिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मिनिमम, तो उसको भी आप रिड्यूस करके 2.5 कर सकते हो। एक बार टेबल देख लेना, वही पुराने वाले, समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है जो, उसको 3 में से कोई भी
भी एक टेस्ट पास करना चाहिए। वो टेस्ट क्या है? पहला टेस्ट, जिस कंपनी ने बॉन्ड इशू किया है उस कंपनी की इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालो आप इंडिपेंडेंटली। अगर वो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सेटिस्फाई कर रही है तब भी अच्छी बात है। या फिर आप अर्निंग्स और चार्जेस कंबाइन कर दो इशूइंग कंपनी के और गारंटी दे रही है जो कंपनी, उस कंपनी के। अगर वो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सेटिस्फाई कर रहा है तो वो भी अच्छी बात है। या फिर आप क्या कर सकते हो, सिर्फ गारंटी जो कंपनी दे रही है उसको कंसिडर कर सकते हो, उसकी जो अर्निंग्स हैं, और फिर फिक्स चार्जेस में क्या कंसिडर करेंगे हम, जो उस कंपनी के खुद के इंटरेस्ट चार्जेस हैं प्लस जो उसने गारंटीज दी हुई हैं उनके जो चार्जेस हैं। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तब भी ठीक है। तो इन तीनों में से अगर कोई भी एक टेस्ट पास हो रहा है तो पास है कंपनी। अब आ जाओ नंबर 4, सब्सिडरी कंपनी बॉन्ड्स। तो इसमें ऑथर ये बोलते हैं कि इन्वेस्टर्स की ये मेंटालिटी होती है कि अगर जो पेरेंट कंपनी है वो काफी स्ट्रांग है तो लोग सब्सिडरी के बॉन्ड्स खरीद लेंगे, ये सोच के कि पेरेंट कंपनी स्ट्रांग है और वो अपनी सब्सिडरी के जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको फुलफिल करेगी। जबकि कोई जरूरी थोड़ी ना, कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ी लिखी है ये बात। तो ये फालतू की असम्पशंस खुद से नहीं करें। जैसे कि मान लो हम सोचने लग जाएंगे टाटा की सब्सिडरी है तो पेमेंट हो ही जाएंगी, टाटा स्ट्रांग कंपनी है। जबकि एक्चुअल में चाहे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो साफ साफ कि टाटा है वो अपनी सब्सिडरी की कोई भी ऑब्लिगेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो सब्सिडरी खुद रिस्पॉन्सिबल है उनके लिए। तो इन्वेस्टर्स ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं इस चीज को, गारंटी होती भी नहीं धक्के से क्रिएट कर देते हैं। तो ये बात फॉर ग्रांटेड नहीं लेनी चाहिए हमें। अगर कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो पेरेंट कंपनी है वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है अपनी सब्सिडरी के बॉन्ड्स की, तब तो अच्छी बात है। नहीं तो फिर आप सब्सिडरी का अलग से इंडिपेंडेंटली एनालिसिस करें, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालने तो इंडिपेंडेंटली निकालें। लेकिन जो इन्वेस्टर्स पेरेंट कंपनी के या होल्डिंग कंपनी कह लो उसके बॉन्ड्स खरीद रहे हैं तो उस एनालिसिस में उन्हें कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट मांगनी चाहिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालने के लिए, जैसे कि हमने चैप्टर 13 में भी बात की थी। चाहे सब्सिडरी के गारंटेड हो चाहे ना गारंटेड हो, उनको कंसोलिडेटेड ही मांगनी चाहिए। धन्यवाद।